ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। आज हम करने जा रहे हैं MSOE 002 डायस्पोरा एंड ट्रांसनेशनल कम्युनिटीज का क्वेश्चन 1। ब्रीफली एग्जामिन द नेचर ऑफ जूइश डायस्पोरा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये असाइनमेंट या क्वेश्चन करने से पहले वी शुड अंडरस्टैंड द मेन टर्म्स of this subject, that is diaspora, transnational communities. So as you know that diaspora means move होना एक place से another place, right? And transnational means कि अपनी जो boundaries हैं उसको बढ़ाना, okay? सो ये मेन मीनिंग है इन दो टर्म्स का। अब इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया क्वेश्चन में कि वी हैव टू एक्सप्लेन अबाउट जूविश डायस्पोरा, मीन्स जो ज्यूज थे उन्होंने कैसे अपनी बाउंड्रीज चेंज की, वो कैसे अपने जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है वहां से कैसे मूव हुए और क्यों मूव हुए। तो उन सब रीजंस के बारे में आज हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में। नाउ आई हैव रिटन द सेक्शन 1 एंड क्वेश्चन 1। वेरी इंपॉर्टेंट दैट एग्जामिनर शुड नो दैट आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है एंड यू शुड मेंशन द क्वेश्चन एज वेल। तो यहाँ पे हमने जूइश डायस्पोरा से कैसे स्टार्ट किया। पहले तो हमने डायस्पोरा का मीनिंग बताया कि जब माइग्रेशन और मूवमेंट होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो फोर्स्ड भी हो सकती है या फिर खुद से भी हो सकती है फॉर अ बेटर लाइफ, राइट। अब उसको डायस्पोरा कहते हैं। काफी सारे जो इमिग्रेंट्स होते हैं वो न्यू प्लेस न्यू सर्कमस्टांसेस में अडेप्ट कर लेते हैं, खुद को ढाल लेते हैं। कुछ उस अपने आप को ढाल नहीं पाते तो वहां पे उनको डिफिकल्टीज आती है। अब वो जब ढालते हैं उनको तो उनके कल्चर को भी अडेप्ट कर लेते हैं। वो जैसे उस अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं वो उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं, कपड़े पहनने में, खाने में और सारी चीजों में चेंजेस आते हैं। अब डायस्पोरा के बारे में मैंने क्या बताया कि जो डायस्पोरा है वो काफी ज्यादा रिलेट करता है जूइश डायस्पोरा से, क्योंकि जो जूइश कम्युनिटी है उसको फोर्स किया गया था कि वो जो उनका जो मेन लैंड है उसको छोड़ के वो कहीं और शिफ्ट कर जाए। यू नो द मेन रीजन। इसके पीछे जो मेन पर्सन था वो कौन था? हिटलर था। दो आई हैव नॉट मेंशन्ड इट हियर बट यू कैन मेंशन इट, ओके। अब जो इनिशियल जो रेफरेंस है जूइश डायस्पोरा की वो एक्सटेंड होती है कम्युनिटी लिविंग आउटसाइड द प्रेजेंट स्टेट ऑफ इजराइल। इजराइल के थे वो जो प्रेजेंट ज्यूज थे, बट उन्होंने उसके बाहर वो गए, इजराइल से बाहर जाके वो कहाँ रिलोकेट हुए। अब हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं और क्या क्या रीजन थे उसके पीछे, रिलोकेशन के पीछे। अब जैसे मैंने आपको बताया जो ये सारी कम्युनिटीज है वो एक्सटेंड हो जाती है, मतलब कि मूव हो जाती है, दूर दूर बिखर जाती है। और डायस्पोरा क्या है? विदाउट कैपिटलाइजेशन रेफर्स टू स्कैटरिंग ऑफ पीपल, देयर लैंग्वेज एंड कल्चर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेल। अब ऐसा तो नहीं है कि वो जब जहाँ पे वो शिफ्ट होते हैं वो सिर्फ उन्हीं का कल्चर अडेप्ट करते हैं, उन्हीं की लैंग्वेज अडेप्ट करते हैं, वो अपनी चीजें भी तो स्प्रेड करते हैं। जो उनका लैंग्वेज होता है, जो उनका कल्चरल पैटर्न होते हैं, वो सारी चीजें भी तो वो एक न्यू प्लेस में लेके जाते हैं। मीन्स अपनी छाप तो वो वहां पे भी जाके छोड़ते हैं। तो इसका ये मेन मीनिंग है कि इसके सिर्फ नेगेटिव लाइट में नहीं बट पॉजिटिव लाइट में भी हमने इस पॉइंट को यहाँ पे देखा है। लेट 1975 की बात की है। वेबस्टर्स न्यू कॉलिगेट डिक्शनरी में क्या डिफाइन किया था उन्होंने डायस्पोरा को? द सेटलिंग ऑफ स्कैटर्ड कॉलोनीज of Jews outside Palestine after the Babylonian exile, as the area outside Palestine settled by Jews, and as the Jews living outside Palestine or modern Israel until its 1993 edition। इसलिए उन्होंने जो टर्म डायस्पोरा था उसको उन्होंने इक्वल कर दिया था जूइश कम्युनिटीज को, क्योंकि जो उस टाइम पे जो जूस कम्युनिटीज थी वो इतनी ज्यादा वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव हो रही थी कि मतलब कि वो क्या कर दिया था, अरे डायस्पोरा जूस कम्युनिटीज। फॉर एग्जाम्पल हम भी किसी चीज को एक पर्टिकुलर टर्म से इक्वलाइज कर देते हैं ना, तो वो चीज यहाँ पे देखने को मिली थी। Following Schaffer, whether through probables or myths for Jewish identity and the situation of the diaspora, Schaffer writes that despite the tribal origin of the Jewish population set about a nation building process which brought in solidarity and coalescence of Jewish identity। उन्होंने बोला दो कि वो सब मूव हो रहे थे ज्यूज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेकिन वो एक साथ थे, एकजुट थे। जो उनकी आइडेंटिटी थी उसको वो पीछे नहीं छोड़ रहे थे, बट अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को अपने साथ लेके आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने ये भी लिखा कि जो ये मिथ आ रही थी कि काफी सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं उनके कि कलेक्टिव नेशनल मेमोरी वो लेके चल रहे थे। बाइबल में क्या लिखा गया है कि सेटलमेंट इन Urtes Israel were kept closely linked to the nation's founding fathers Abraham, Isaac and Jacob, okay। अब ये जो सारी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट थी होमलैंड से, अपने होमलैंड से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फोकस करता है कि जो नेशन बिल्डिंग है और जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट थी जूइश मोनोथिस्टिक की, तो ये सारी जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर तुम ये पॉजिटिव नोशन लेके चलते हो
कि नहीं हम तो इस जगह से ही अटैच्ड है, तो वो आगे नेशन बिल्डिंग में काफी ज्यादा हेल्प करता है। इसलिए जो नेशनल और रिलीजियस एलिमेंट्स थे वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे, और उन्होंने उसको अपनी लाइफ में इस तरीके से इम्बाइब कर दिया था कि उस चीज से अलग होना अब उनके लिए पॉसिबल नहीं था। अब हम अगर हिस्टोरिकल टर्म्स में देखें जूइश डायस्पोरा का, तो हमने देखा कि अजेरियन इन्वेशन जब हुआ था नॉर्दर्न इजराइल में इन 720 BCE, उसके बाद क्या हुआ था, जब काफी ज्यादा जो एलिट्स कौन होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं, वो जूइश कम्युनिटी के जो रिच पीपल थे वो उस किंगडम से निकल गए थे। और जो बेबीलोनियन पीरियड आया जूइश कम्युनिटीज में, जो 586 BC में आया, उसने काफी ज्यादा फिर डिस्पर्सल और स्कैटरिंग कर दी थी ज्यूज की। डिस्पर्सल क्या होता है, वहां से मूव कर देना, स्कैटर मतलब कि अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग जगह पे उनका बस जाना। ये क्यों हुआ था, क्योंकि स्किल्ड लेबर की काफी ज्यादा जरूरत आ गई थी इस टाइम पे, बेबीलोनियन टाइम पे, और फिर स्किल्ड लेबर आर्टिसंस इनकी नीड आई थी, तो वो और काफी ज्यादा जगह पे वो सारी चीजें स्कैटर्ड थी। अब काफी ज्यादा रिलीजियस पीपल भी आ गए थे, सोशल और पॉलिटिकल व्यूज भी आ गए थे, इसलिए जो ज्यूज थे उन्होंने काफी ज्यादा प्रॉस्पर किया, क्योंकि वो एक हद तक स्किल्ड लेबर थे और वो आर्टिसंस भी थे। तो यहाँ पे उनके लिए ये पॉजिटिव लाइट में ये पीरियड देखा गया था। अब काफी ज्यादा जूस यहाँ हर डिफरेंट जगह पे वो डाइवर्सिफाई होने लग गए, चाहे तो वो ऑक्यूपेशन के टर्म में हो या फिर वो सेटल होना हो उनका डिफरेंट एरियाज में या डिफरेंट नेशंस में। इससे क्या देखने को मिला कि जो उनका नेटवर्क था वो कभी नहीं टूटा, वो नेटवर्क उन्होंने हमेशा बना के रखा। ओके, इसलिए जो बेबीलोन था वो एक सेंटर ऑफ जूइश प्रॉस्पेरिटी बन गया, और कल्चरल रिलीजियस एक्टिविटीज भी इस टाइम पे काफी बढ़ चढ़कर देखने को मिली। जैसे मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया कि जो बेबीलोन था वो पीरियड जूइश कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, पॉजिटिव था, बिकॉज जूज वर वेरी स्किल्ड पर्सन्स एंड दे वर ग्रेट आर्टिसंस एज वेल। तो उनके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आई जिसके थ्रू उन्होंने अपने आप को इकोनॉमिकली ग्रो किया। अब अराउंड 330 BCE क्या देखा जाने लगा कि एशिया माइनर और मेजर पार्ट में मिडिल ईस्ट में क्या आया, हेलेनिक रूल आया, जहां पे अलेक्जेंड्रा ने ये सारी टेरिटरीज को क्या कर लिया, कॉन्कर कर लिया, अपना अलेक्जेंड्रा का राज आ गया इस टाइम पे। स्कॉलर्स ने ये देखा कि जो ग्रीक ऑक्यूपेशन थी वो अब काफी ज्यादा डिस्पर्स्ड हो चुकी थी, काफी ज्यादा फैल चुकी थी ज्यूइश के अमंग में, इसलिए जो उनका जो नेटवर्क था और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था ड्यूरिंग द हेलेनिक एम्पायर। अब जो रोमन एम्पायर था जिसको कॉन्क्वेयर कर लिया था जुडेई ने, एंड वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका था, क्योंकि उस टाइम पे जो जेरूसलम के जो टेम्पल्स थे वो उसने डिस्ट्रॉय कर दिए थे। वो इन टेम्पल्स को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं था। और अब उसके बाद क्या देखने जाने लगा, फिर जूइश ने अगर किसी का जो रिलीजियस प्लेस अगर तुम वही खत्म कर दोगे तो रिवोल्ट तो आएगा। तो एक रिवोल्ट देखने को मिला था 6670 BC के टाइम पे, जो कि बहुत हार्ड हो गया था जूडिया के ऊपर। तो जूडिया ने क्या किया, वो उस जगह को उसने एक रोमन प्रोविंस में तब्दील कर दिया था, चेंज कर दिया था। अब अगर वो प्रोविंस ही चेंज हो गई तो वहां पे जर्शियन और रोमन कॉलोनीज का आना शुरू हो गया। उसने ये दिखाया कि जो रोमन गवर्नमेंट है उसने पॉलिटिकल रीजनरेशन कर दिया जूइश नेशन की, मतलब अब जूस को वो बिल्कुल निकाल के ही दम लेने वाला था। तो फिर ये देखा जाने लगा कि 40 साल के बाद जूस ने ट्राई किया कि वो फ्रीडम ले, किससे, जूडिया से, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए और वो फेल हो चुके थे। लेकिन जूस का एक बहुत बड़ा रीजन था कि वो फ्रीडम क्यों पाना चाहते थे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वो रिलीजियसली और कल्चरली बहुत ज्यादा अपने जगह से, अपने नेशन से बहुत ज्यादा अटैच थे। दे वर वेरी मच अटैच टू देयर सॉइल, इसलिए वो वहां से जाना नहीं चाहते थे। इसलिए जो जूडिया का जो डिस्ट्रक्शन था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका था, और ये जूइश कम्युनिटी के लिए उस टाइम पे जो उनके लिए एम था वो यही था। अब उन्होंने यूरोप में चले गए और रोमन एम्पायर में वो काफी दूर दूर तक फैल गए थे। अब जैसे ही क्रिश्चियनिटी आई तो जूइश ने एक बड़ा बदलाव देखा अपनी लाइफ में, क्योंकि आपको पता है जब कोई भी एक रिलीजन ज्यादा हावी हो जाता है दूसरे रिलीजन पे तो वो कन्वर्जन में कन्वर्ट हो जाते हैं ना, कन्वर्जन स्टार्ट हो जाती है विद इन द वीकर रिलीजियस कम्युनिटी, राइट। अब 9th सेंचुरी एडी में क्या देखा जाने लगा कि रोमन एम्पायर ने वो मैनेज करने लग गया, उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिए, इंटरेक्शंस इम्पोज कर दिए, किसके ऊपर, जूस के ऊपर। अब चर्च ने ये रूल्स निकाल दिए कि जो उनकी ट्रीटमेंट है, जो नॉन बिलीव करता है, जो क्रिश्चियनिटी में बिलीव नहीं करता है, उनके साथ इंटरकोर्स, उनके साथ इंटरेक्शन बिल्कुल
0 कर दी थी। अब ये जो चीज़ थी, ज्यूज ने क्या किया इसमें, वो उन्होंने खुद को ही वो एक गेटोज में ऑर्गेनाइज करने लगे। गेटोज क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर रिलीजियस बेसिस के ऊपर जो ग्रुप्स बनते हैं उनको गेटोज बोलते हैं। और इसमें मिडिल एजेस में क्या हो गया था, इनसिक्योरिटी आ गई थी ज्यूज की, कि अगर मान लो कोई भी एक रिलीजन आपके ऊपर हावी हो रहा है और आपके लोग बहुत जल्दी से फास्ट उस वाले रिलीजन में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो एक इनसिक्योरिटी आ जाती है। तो वही इनसिक्योरिटी ज्यूज में देखने को मिली। अब जो फर्स्ट क्रूसेड था उसमें क्या देखने को मिला, जो राइन और डेनोबे जैसी कम्युनिटीज थी उनको बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, मतलब कि उनके लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया था। सेकंड क्रूसेड में जो फ्रांस में जो ज्यूज थे वो उनका काफी ज्यादा सफर देखने को मिला। जो फिलिप ऑगस्ट थे उन्होंने काफी गंदे तरीके से ट्रीट किया। और थर्ड क्रूसेड में जो 1188 में देखने को मिला, अब ये प्रिपरेशन स्टार्ट होने लग गई किसके लिए, ताकि वो मूव कर सके, इंग्लिश ज्यूज मूव कर सके। अब काफी ज्यादा ज्यूज थे जो इंग्लैंड में आने से उनका मना था इन 1290, और 365 साल के बाद उनको अलाउ किया गया था फिर से कि वो आके इंग्लैंड में सेटल हो सकते हैं। अब ज्यूज के ऊपर काफी ज्यादा अटैक्स भी होने लग गए थे, और ये हमें देखने को मिला शेफर्ड्स क्रूसेड में ऑफ 1251 एंड 1320। अब काफी ज्यादा क्रिश्चियन ऑक्सीडेंट ज्यूज थे जिनको मारा जाने लग गया, और वो इंग्लैंड के बाहर भी उनको फेंक दिया गया था इन 1290, और फ्रांस से भी वो निकाल दिए गए थे। और काफी सारी ऐसी कंट्रीज थी, जर्मनी, इटली, बल्कन, इनके देखने को मिला कि काफी ज्यादा ज्यूज निकाले जाने लग गए थे। और वो ज्यादातर कहाँ पे जाने लग गए, अब वो निकाल के जाने के बाद वो साल्विक किंगडम्स में जाने लग गए, जहां पे उनके रिलीजन को टॉलरेट किया जा रहा था। इसलिए उनको क्या देखने को मिला, उनको रिफ्यूजी टर्म उनके साथ जोड़ दी गई। अब जब उनको ऐसे लगा कि अब वो थोड़े से स्ट्रांग हो रहे हैं या फिर उनकी जो पोजीशन है वो बेटर हो रही है सोसाइटी में, तब उन्होंने तालुमात को फॉलो करना शुरू कर दिया। इसलिए जो उनकी फेथ थी जर्मन लैंग्वेज और कस्टम्स में, वो उन्होंने कल्टीवेट की। और जो सेल्विक एनवायरनमेंट उनको मिल रहा था, जो मतलब कि उनके ऊपर फेथ दिखा रहे थे, इतना बुरा उनको ट्रीट नहीं किया, तो उन चीज़ों में उनका ज़्यादा टाइम जाने लग गया। और प्रेजेंट टाइम में भी ये देखा जाता है। अब रेनेसां और एनलाइनमेंट के पीरियड में क्या देखा जाने लगा कि जूइश कम्युनिटी थी, उनका काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो गया था सेक्युलर लाइफ में, और एक मूवमेंट भी निकल के आई घेटोज के टर्म्स में, जिसको उन्होंने बोला हस्काला मूवमेंट देखने को मिली। इसमें क्या था कि इस मूवमेंट में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स देखने को मिली यूरोप के अंदर। ये सारी मूवमेंट्स ना कि सिर्फ फ्रांस, ब्रिटेन या फिर नीदरलैंड्स में हो रही थी, बट जो ज्यूज थे जो डिफरेंट कंट्रीज में थे, उन्होंने इक्वल राइट्स की डिमांड की, और तब निकल के आया फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1796। बाकी सारी यूरोप में जहाँ पे ज्यूज थे, इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, ज्यूज ने ग्रांट उन्होंने मांगा कि हमें भी इक्वल राइट्स जाने लग गए। इसलिए ये एक रिवोल्यूशनरी चेंज देखा जाने लग गया इन मिड 19th सेंचुरी में। और ये सारी मूवमेंट्स सब टेक प्लेस कर रही थी, जहाँ पे तो ज्यूज ट्राई कर रहे थे कि वो अपने घेटों से निकल के आए और वो एक इक्वल लाइफ की डिमांड करे। वहीं पे दूसरी साइड क्या देखने जाने लग गया कि जो नाजी ऑक्यूपेशन थी वो काफी बढ़ गई थी। जब नाजी आए थे जर्मनी में, तब ज्यूज की जो हालत हुई थी वो वर्स्ट थी। नाजी कौन थे? एज यू नो, हिटलर। जेनोसाइड ऑफ जूज, उनका मारे जाना। अब स्टेट ने ये प्रोग्राम चला दिया कि उनको पकड़ के उनको भट्टियों के अंदर डालना, उनको मारना। तब देखा गया था 12 मिलियन जूज उस टाइम पे मारे गए थे। अब ये जो भी जूज उस टाइम पे कैसे ना कैसे सरवाइव किया, वैसे सर्वाइवल उस टाइम पे बहुत मुश्किल था जूज का, बट कुछ लोगों ने कैसे ना कैसे करके सर्वाइव किया। तो वो यूएस से चले गए, साउथ अमेरिका चले गए, इन दी होप कि वो जिंदा रह सके। बाय 1944 ह्यूज जूइश पॉपुलेशन इन पैलेस्टाइन वाज एडमिनिस्ट्रेटेड एज अ ब्रिटिश प्रोविंस। ज्यादातर जो जूइश पॉपुलेशन थी उस टाइम पे वो ब्रिटिश प्रोविंस में ही पाई जाने लग गई। अब ये जो हॉलोकॉस्ट था, जो नाजीज हिटलर के थ्रू था, उसने जियोनिस्ट मूवमेंट को वो जियोनिस्ट मूवमेंट लेके आई। ये ऐसी मूवमेंट थी जो कि रिस्पॉन्सिबल थी इजराइल स्टेट में डायस्पोरा होना, जो जूइश लोगों का था उनका मूव होना। अब जो ये जूइश डायस्पोरा था, इसने देखा कि जो लैंड थी, जो उनका जो स्पिरिचुअल होम था, वो तो क्या हो गया था, बिल्कुल खराब हो चुका था, और जूइश प्रेजेंस उधर से बिल्कुल ही ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। काफी सारी जनरेशन बीतने के बाद ये देखा गया जो रिलीजियस ओवरटोन्स थी, जो जूइश के बिलीफ थे, वो वापस से रिटर्न होने लग गए। अब जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट थी वो बहुत ज़्यादा नोटवर्दी है, क्योंकि वो
जूविश की जो इंटीग्रेटिंग एलिमेंट है उनको वापस लेके आई, जो उनके रिलीजियस मूवमेंट्स है उनको वापस लेके आई, यूनिटी ऑफ द जूइश पीपल, ये चीज देखने को मिली थी, सेंट्रलिटी ऑफ देयर एंसेस्ट्रल एंड बाइबलिकल होमलैंड इन इजराइल, वहां पे उनका वापस से जाना, जहां से वो जुड़े हुए हैं, जिस मिट्टी से वो निकले हैं उस लैंड पे वापस जाना। तो ये हमें ज़ियोनिस्ट मूवमेंट के टाइम पे देखने को मिला। अब जो ये मूवमेंट थी उन्होंने क्या बिलीव किया कि जो जूइश हैं और जो हेब्रू हैं उनकी स्टडीज में जूइश स्पिरिचुअल एंड कल्चरल वैल्यूज आने लग गई और प्रोटेक्शन ऑफ जूइश राइट्स काफी ज्यादा हर जगह आ गए थे। इसलिए जो जियोनिज्म है वो एक आइडिया, ऐसा आइडिया है जिससे नेशनल होमलैंड बचा ज्यूज का। अब जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड आया तब ब्रिटिश ने अनाउंस कर दिया कि जो ब्रिटिश में जो पैलेस्टाइन है, देश में जो पैलेस्टाइन है उनको 2 स्टेट्स में उन्होंने बांट दिया, एक तो अरब स्टेट एंड अ जूइश स्टेट विद जेरूसलम अंडर द यूनाइटेड नेशंस एडमिनिस्ट्रेशन। अब जेरूसलम को भी यूएन एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे ही उन्होंने डाल दिया। अब काफी सारे जो जूस थे पैलेस्टाइन में उन्होंने तो ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन बहुत सारे अरब्स ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। इसलिए जो जूस थे उन्होंने जूइश स्टेट इन पैलेस्टाइन को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया। इसलिए एक वायलेंस, एक वॉर छिड़ गया था बिटवीन अरब एंड जूइश कम्युनिटीज। अब जो ये वॉर था ये बहुत जल्दी से बढ़ा और ब्रिटिश ने फिर इस चीज को डिक्लेयर कर दिया कि एक सेपरेट स्टेट तो बननी है, लेकिन अरब्स ने डिटरमाइन कर लिया कि ये चीज नहीं होने देनी है। ऑन मई 14, 1948 जब लास्ट जो ब्रिटिश फोर्सेस जो बचे थे उन्होंने इस चीज से ड्रॉ कर लिया और जो ज्यूस थे जिनका जो लीडर था डेविड बेन ग्रोइन ने डिक्लेयर कर दिया क्रिएशन ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल इन अकॉर्डेंस विद द 1947 यूएन पार्टीशन लॉ। तो वो जो वॉर था बिटवीन द अरब्स एंड जूस वो वहीं पे रुक गया, क्योंकि जो अरब्स थे वो इस चीज को उन्होंने इस डिसीजन को अपनाया नहीं, बट जूस ने वो चीज अपना ली और ये स्टेट ऑफ इजराइल बनी थी 1947 में। अब लास्ट में मैंने जस्ट इस पूरे आंसर को कंक्लूड किया। आई होप आपके लिए इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड एंड वॉज वेल एक्सप्लेन्ड। आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल meet with the second question. I hope you understood it. So do like, share and subscribe to my channel and we will meet you next time. Till then, bye bye.